संदीप जी और महिला जिला प्रभारी बहन नीता नायक और माननीय श्री बीपी राजू जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। आपने ये सुंदर व्यवस्था की है, मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है। इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि बहुत अच्छे से कोंकणी बात नहीं कर सकता, इसलिए हिंदी में बात करूंगा। मेरी हिंदी सरल आसान आपको समझ में आएगी। भारत स्वाभिमान का एक अभियान सारे देश में शुरू हुआ। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इस अभियान को प्रारंभ किया 5 जनवरी 2009। अभियान प्रारंभ हुआ हरिद्वार नाम के नगर से। अब भारत के 680 जिलों में ये अभियान चलता है। इस अभियान में 2,40,000 योग शिक्षक तन मन धन से काम कर रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 11 लाख योग शिक्षक इस अभियान में काम करने के लिए आने वाले हैं। भारत देश के 5 कोटि नागरिकों को हम इस अभियान के साथ जोड़ने वाले हैं, उनको मेंबर बनाने वाले हैं। और हर व्यक्ति अगर 10 लोगों को कन्विंस करे, उनको मेंबर बनाए, तो 50 कोटि नागरिकों का ये अभियान अगले 4 वर्षों में होगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये इतना बड़ा अभियान किस कार्य के लिए शुरू हुआ है। आजादी के पिछले 63 वर्षों में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम कर नहीं पाए सरकार के स्तर पर, उन कार्यों को पूरा करने के लिए ये अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना, उनका आरोग्य उनको मिले, निरोगी हों, रोग मुक्त हों, स्वस्थ हों सभी नागरिक भारत देश के। ये अभियान का प्रथम उद्देश्य है। अभियान का दूसरा उद्देश्य है भारत देश को निरोगी बनाना, स्वस्थ बनाना, आरोग्यशाली बनाना। भारत के नागरिक रोग मुक्त हों, स्वस्थ हों, निरोगी हों और भारत देश भी रोग मुक्त हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो। इन 2 उद्देश्यों के लिए अभियान समर्पित है। भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाने की गरज क्या है, जरूरत क्या है। हमारे देश भारत में आजादी मिली, 63 वर्ष पूरे हुए, 115 कोटि की लोक संख्या है। अभी थोड़े दिन में नया लोक संख्या का आंकड़ा आने वाला है। कल से नई लोक संख्या की गणना शुरू हुई है। सरकार कह रही है कि अभी लोक संख्या 120 कोटि के आसपास होने वाली है। 120 कोटि की लोक संख्या में 77 कोटि नागरिक गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। भारत में 5 कोटि 70 लाख लोगों को डायबिटीज है और डायबिटीज बहुत खतरनाक रोग होता है। ये ठीक नहीं हो पाता है। जीवन भर आपको औषधि लेनी पड़ती है, इंसुलिन नाम की, फिर भी रोग ठीक नहीं होता है। और डायबिटीज के बारे में सारी दुनिया के चिकित्सा वैज्ञानिक ये कहते हैं कि डायबिटीज साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर अर्थात डायबिटीज जिस व्यक्ति को हो जाता है वो कभी भी मर सकता है। उसको हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति आती है जब उसका मस्तिष्क चेतना शून्य हो जाता है, कोमा में चला जाता है और कोमा से बाहर आने की कोई कंडीशन नहीं रह पाती। सारी दुनिया में डायबिटीज के लिए परेशानी बढ़ रही है क्योंकि इस रोग की चिकित्सा नहीं है। इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर पाते। यह रोग डायबिटीज जो है वो दबाया जा सकता है लेकिन इसको मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक दुनिया में इसकी औषधि तैयार नहीं है। इसी तरह से भारत में 4 कोटि 50 लाख लोगों को हृदयघात का रोग है। उनको हार्ट अटैक आता है, उनके हृदय में अवरोध है, ब्लॉकेज है। किसी को 70% ब्लॉकेज है, किसी को 80%, किसी को 90%, कुछ लोग तो 99% ब्लॉकेज में तकलीफ पा रहे हैं। और इस बीमारी में भी संपूर्ण रूप से इलाज नहीं होता है।
आप जब भी ऑपरेशन कराते हैं, हार्ट अटैक आता है तो एक एंजियोप्लास्टी नाम का ऑपरेशन किया जाता है। इस एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्प्रिंग आपके हार्ट की वेन्स में, आर्टरीज में डालते हैं और वो स्प्रिंग छोटा सा होता है, जैसे बॉल पेन में स्प्रिंग होता है। उसको डॉक्टर और चिकित्सक अपनी भाषा में स्टंट कहते हैं। जब आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं और स्टंट आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है, 6-7 महीने के बाद वो स्टंट बेकार हो जाता है, उसकी लाइफ जाती नहीं। और 6-7 महीने के बाद आपको फिर अटैक आता है, तो सेकंड टाइम फिर डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करता है, एक और स्टंट डालता है, फिर 6-8 महीने बाद वो भी बेकार हो जाता है। और तीसरा एंजियोप्लास्टी कोई व्यक्ति झेल नहीं पाता, अक्सर डेथ हो जाती है। इसमें भी बहुत गंभीर समस्या है। बाईपास सर्जरी आपको करा दें, उसका भी प्रॉब्लम है। बाईपास सर्जरी में आपके पैरेलल आर्टरी या वेन्स डाल देंगे, लेकिन उसमें भी ब्लॉकेज आता है, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि ब्लड में, खून में ब्लॉकेज की अगर टेंडेंसी बन गई है तो बार बार ब्लॉकेज होता ही रहता है और इस बीमारी में भी संपूर्ण इलाज नहीं हो पाता। भारत में करीब 8 कोटि नागरिक हैं जिनको कैंसर है और इसमें से 24 लाख नागरिक हर वर्ष मर जाते हैं कैंसर के कारण। और कैंसर के बारे में तो आप जानते हैं कि इसकी कोई चिकित्सा अभी तक पूरी दुनिया में नहीं है। भारत में 12 कोटि नागरिक हैं जिनको आंखों के रोग हैं, जैसे कैटरेक्ट है, मायोपिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, डे ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है। और सबसे खतरनाक आंखों का एक रोग भारत में हुआ, ग्लूकोमा, और इससे भी ज्यादा खराब है रेटिनल डिटैचमेंट। वो ठीक ही नहीं होता, कभी नहीं ठीक होता। 12 कोटि नागरिकों को ये आंखों के रोग हैं। 14 कोटि भारतवासियों को लंग्स का इन्फेक्शन है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। इन बीमारियों में भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। आप किसी भी चिकित्सक के पास जाएंगे और आप उसको कहेंगे दमा, तो चिकित्सक आपको कहेगा दमा तो दम निकलने के बाद ही जाता है। जब पेशेंट मर जाता है दमा ठीक हो जाता है, मैंने दमा का ट्रीटमेंट नहीं। फिर भारत में 17 कोटि नागरिक हैं जिनको जॉइंट्स में पेन है, नी जॉइंट्स में, घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट्स में, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, हमारी फिंगर जॉइंट्स में पेन है। और वो पेन 3 कारण से है। आइदर गाउट हुआ है, अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस का 2 पार्ट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट का पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो कई बार ठीक होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक ही नहीं होता। जीवन भर दर्द, पेन हमेशा दुख रहता है। इसी तरह से भारत में 20 कोटि नागरिकों को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन माने हाई ब्लड प्रेशर, और इसका भी ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी भर इसके लिए टैबलेट खाइए। अभी जिंदगी भर टैबलेट नहीं खाया जाता, जिंदगी भर तो भोजन खाया जाता है, दूध पिया जाता है, दही खाया जाता है, टैबलेट नहीं खाया जाता जीवन में। टैबलेट तो 2-3 महीने में ठीक करे तब तो अच्छा, नहीं तो टैबलेट पर आप अगर डिपेंडेंट हो गए तो आपका तो बॉडी खत्म होने वाला है। गंभीर समस्या है हमारे देश में और हर दिन नया नया रोग आता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले स्वाइन फ्लू आया और उसके कारण बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई। थोड़े दिन पहले बर्ड्स फ्लू आया था, सब लोगों को बहुत सारा तकलीफ हो गया। अभी और एक खतरनाक बीमारी आ गया है, HIV एड्स, जिसके बारे में सारे देश और समाज को तकलीफ हो चुकी है। नया नया बीमारी आता ही रहता है और इन बीमारियों में 77 कोटि नागरिक दुखी हैं, परेशान हैं। क्या करें उनको समझ में नहीं आता। डॉक्टर्स हमारे देश में बहुत कम हैं चिकित्सा करने के लिए।
सारी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, फ्रांस में चिकित्सकों का संख्या बहुत अधिक है। पॉपुलेशन के हिसाब से वहां चिकित्सक बहुत हैं, भारत में बहुत कम चिकित्सक हैं। संपूर्ण भारत का पॉपुलेशन अगर 120 कोटि माना जाए तो इसमें सिर्फ 25 लाख चिकित्सक हैं, 25 लाख। और ये जो 25 लाख चिकित्सक हैं, ये एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीयूएमएस अर्थात यूनानी पद्धति, बीएएमएस अर्थात आयुर्वेदिक पद्धति, बीएचएमएस अर्थात होम्योपैथी पद्धति, एमबीबीएस अर्थात एलोपैथी पद्धति, सभी पद्धतियों का कुल मिलाकर 25 लाख चिकित्सक हैं। और ये जो 25 लाख चिकित्सक हैं, इनमें से 7 लाख चिकित्सक भारत से भाग गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, वो भारत में नहीं है। पढ़ाई भारत में किया, भोजन भारत का खाया, पानी भारत का पिया, सब कुछ भारत में किया और भागकर अमेरिका चला, यूरोप चला, क्योंकि वहां थोड़ा पैसा जास्ती मिलता है। और वो पैसा जास्ती इसलिए मिलता है कि अमेरिका का $1 भारत का 50 रुपया है, इसलिए वो भाग गया। अभी वापस आने का कोई चांस नहीं। अभी भारत में चिकित्सा देने के लिए 18 लाख चिकित्सक ही बचा है। अभी 18 लाख चिकित्सक है और 77 कोटि बीमार नागरिक हैं। चिकित्सा कभी भी संभव नहीं। एक डॉक्टर बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ काम करता है सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा जास्ती 100 पेशेंट देख सकता है, 100 मरीज देख सकता है। और हमारे देश में मरीज 77 करोड़ हैं, 77 कोटि। और डॉक्टर जिन मरीजों को देख सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 कोटि। तो 75 कोटि मरीजों का क्या होगा? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। और इससे ज्यादा गंभीर प्रश्न हमारे देश में है कि चिकित्सा करना इतना महंगा है कि गरीब लोगों के लिए संभव नहीं। भारत में 84 कोटि लोग इतने गरीब हैं कि उनको एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, वो चिकित्सा नहीं करा सकते, खर्चा बहुत होता है। छोटी छोटी बीमारी आपको हो जाए, सर्दी, जुकाम, खोखला, खांसी, इस बीमारी को ठीक करने में 400-500 रुपए आराम से खर्च होता है। वायरल फीवर आया, मलेरियल फीवर आया, कम से कम 1,500-2 हजार रुपए खर्च होता है। और अगर आपको सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, तब तो आपका हजारों रुपए जीवन भर खर्च होने वाला है। अगर आपको एंजियोप्लास्टी कराना है तो 1,50,000 रुपए खर्च होने वाला है। अगर बाईपास सर्जरी कराना है 2 लाख रुपए खर्च होने वाला है। किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो 3,50,000 रुपए खर्च है। लीवर ट्रांसप्लांट करना हो तो 4,50,000 रुपए खर्च है। कैंसर का ट्रीटमेंट अगर करना हो तो कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च होगा और उसका गारंटी नहीं है कि पेशेंट जिंदा रहेगा। कैंसर ट्रीटमेंट में ये देखा गया है कि जब किसी पेशेंट का कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाता है, उसका लाइफ कम होना शुरू हो जाता है और लास्ट कीमोथेरेपी तक आते आते पेशेंट मर जाता है, लाखों रुपए भी चले जाते हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है। महंगाई बहुत हो गई है, दवाएं अब सस्ती नहीं है। पहले जो दवा 25-30 पैसे में मिलता था पैरासीटामोल, अब उसका कीमत 1-1.5 रुपए से ऊपर है। जो इंजेक्शन आसानी से 3-4 रुपए का मिलता था, अब 35-40 रुपए से कम में नहीं आता। सभी दवाएं महंगी हो गई। दवाओं के महंगा होने का कारण क्या है? मैंने इस विषय पर बहुत अभ्यास किया। लास्ट 20 इयर्स में दवाएं बहुत महंगी हो गई। 1991 में भारत का दवाएं सबसे सस्ती थी, लेकिन 91 में क्या हुआ? भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाया, नीति बनाया, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उस नीति में क्या हुआ?
औषध निर्माण करने वाले जो कंपनीज हैं उनको थाउजेंड्स ऑफ % का प्रॉफिट सरकार ने छूट दे दिया। पहले हमारे देश में क्या होता था, औषधि निर्माण करने वाले कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते थे, कानून था, और औषधि का जो प्राइस होता था वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी। तो गवर्नमेंट के प्राइस फिक्सेशन के कारण ज्यादा महंगी औषधि नहीं मिल सकती थी, और सभी कंपनियों को यह आदेश था कि जो कंपल्सरी मेडिसिन होती है, असेंशियल मेडिसिन होती है, अति आवश्यक औषधि होती है, उसमें वो 15% से जास्ती प्रॉफिट नहीं ले सकते थे। ये कानून था। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बने, इन्होंने वो कानून को उलट दिया। अभी एक नया कानून बना दिया। अभी कानून ये है कि कोई भी औषध कंपनी 20,000% प्रॉफिट ले सकती है, 50,000% प्रॉफिट ले सकती है, 1,00,000% प्रॉफिट ले सकती है। अभी नया कानून ये है। जो औषध कंपनियों ने हजारों लाखों % प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। मैंने भारत में औषधि का काम करने वाली कुछ कंपनियों का बैलेंस शीट इकट्ठा किया पिछले 10 साल का। एक कंपनी है, उसका नाम है फाइजर। दूसरा एक कंपनी है, उसका नाम है ग्लैक्सो। तीसरा एक कंपनी है, उसका नाम है कैडिला। चौथा एक कंपनी है, उसका नाम है रेमडेक्सी। पांचवा एक कंपनी है इस देश में, उसका नाम है वाइट। छठा एक कंपनी, उसका नाम है एली लिली। सातवां एक कंपनी, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। आठवां एक कंपनी, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। फिर एक कंपनी, उसका नाम है सीबा बायगी। ऐसे 10 कंपनियों का मैंने स्टडी किया, तो उनका मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज 20,000% है। 20,000 का मुनाफा कमाते हैं। और ये मुनाफे में क्या होता है, ऊपर से नीचे तक बंटवारा होता है। हमारे भारत में इस समय औषधि बेचने वाली कंपनियां लगभग 20,000 हैं, और ये सभी कंपनियों को हजारों तक का मुनाफा हो रहा है। और ये मुनाफे का शेयरिंग कैसे होता है, कंपनी जब लाइसेंस लेती है तो उसका कुछ प्रॉफिट जो शेयर है वो उधारियों को देती है, पॉलिटिशियंस को देते हैं, अदरवाइज उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। पॉलिटिशियंस अपना हिस्सा खाते हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उनको शेयर मिलता है। फिर उसके बाद वो दवा जब बिकती है तो दवा बिकवाने के लिए डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है, डॉक्टर अपना कमीशन खाते हैं। फिर डॉक्टर्स के बाद जो केमिस्ट है, रिटेलर, उसको कमीशन होता है। और डॉक्टर और केमिस्ट के कमीशन के बाद वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाता है, उसका कमीशन होता है। फिर वो सारा कमीशन ऊपर से नीचे तक बंदर बांट होता है, और ये सारा पैसा आपकी जेब से निकाला जाता है। आपको लूटते हैं और उस लूट में ऊपर तक शेयर करते हैं। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, केमिस्ट, रिटेलर्स, ड्रगिस्ट, ये सब लूट मार करते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रिटेलर और केमिस्ट का प्रॉफिट मार्जिन 35% है, डॉक्टर्स को कमीशन 25 से 30% है, एमआर को 10 to 15% है, और फिर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, उनको कमीशन 15-20% है। ये ऊपर से नीचे तक कमीशन में इतना पैसा जाता है कि ₹1 का मेडिसिन ₹200 का हो जाता है, और वो सारा पैसा आपकी जेब से निकालते हैं। मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, मैं आपको बताता हूं। एक मेडिसिन है, उसका नाम है पैरासीटामोल। ये मेडिसिन आपको दिया जाता है जब आपको बुखार आता है, टेम्परेचर होता है, ताप होता है। ये एक पैरासीटामोल 400 mg का कारखाने में सिर्फ 2 पैसे में बनता है, ओनली 2 पैसा पर टैबलेट, और आपको वो ₹2 का बेचते हैं। अब 2 पैसे का टैबलेट अगर ₹2 में आप खरीद रहे हैं, हजारों तक का मुनाफा है।
और एक मेडिसिन बताता हूं, एस्पिरिन डिस्पिरिन, ये दोनों मेडिसिन 400 mg का कारखाने में बनता है 1 पैसे में 1 टैबलेट, और आपको बेचते हैं 1.5-2 रुपए का 1 टैबलेट। क्विनोलोपिनॉल नाम का एक मेडिसिन है, ये बच्चों को देते हैं डायरिया और डिसेंट्री में। एक मेडिसिन बनाने का खर्चा 3 पैसे आता है, 1 टैबलेट क्विनोलोपिनॉल 200 mg का, और वो आपको बेचते हैं 3.5-4 रुपए में। लूट मचा हुआ है, और सरकार कहता है लूट का खुला छूट, इसी का नाम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने लूट का खुला छूट, जितना लूटना है लूटो, कोई कानून नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सभी कुछ मल्टीनेशनल और ड्रग्स कंपनीज के ऊपर है। तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है हमारे देश में, महंगाई बहुत है, दवाओं का कीमत जास्ती है, डॉक्टर का फीस बहुत जास्ती है, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत जास्ती है, इसलिए गरीब लोग इलाज कर नहीं सकते। और यदि कोई व्यक्ति इलाज करने का कोशिश करेंगे तो उसका घर तो बिकने वाला है, जमीन तो जाने वाली है, घर में जो दागिने हैं सोने चांदी के वो तो बिक जाने वाले हैं अगर उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये एक और सीरियस प्रॉब्लम हमारे देश में। और लास्ट सीरियस प्रॉब्लम है कि जो मेडिसिन आप खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, क्विनोलोपिनॉल, मैक्साफॉर्म, एम्प्रोवैलफॉर्म, ये सभी मेडिसिन पॉइजनस है, जहर है, खतरनाक जहर। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया का अमेरिका, ब्रिटेन जैसा अमीर देशों में जो मेडिसिन बंद हो चुका है, 20 साल पहले बंद हो चुका है, वो मेडिसिन भारत में बेचा जाता है। पैरासीटामोल नाम का मेडिसिन अमेरिका में बैन है, 100%, लास्ट 20 ईयर्स से बैन है। पैरासीटामोल भारत में बेचते हैं। आप बोलेंगे क्यों बैन है? पैरासीटामोल ऐसा खतरनाक मेडिसिन है जिसको आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो किडनी डैमेज हो जाता है। किडनी फेलियर के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं पैरासीटामोल के कारण, और किडनी डैमेज हुआ तो 3,50,000 रुपए खर्च होता है किडनी ट्रांसप्लांट कराने का। बहुत खतरनाक मेडिसिन पैरासीटामोल। क्विनोलोपिनॉल नाम का एक मेडिसिन जो छोटे बच्चों को देते हैं डायरिया, डिसेंट्री में, ये मेडिसिन अल्सर करता है। अल्सर के बाद पेप्टिक अल्सर होता है और बच्चों को अक्सर कैंसर हो जाता है। क्विनोलोपिनॉल इतना खतरनाक मेडिसिन। क्विनोलोपिनॉल मेडिसिन को दुनिया का 50 देश में बैन किया जा चुका है। दुनिया में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, हमारे भारत में वो बिक रहा है क्विनोलोपिनॉल। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, ये एनाल्जेसिक फैमिली का 4 मेडिसिन है। ये सभी बैन है दुनिया में। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बैन है ये मेडिसिन, भारत में बिक रहा है। आपको सुनकर बहुत दुख होगा, एक संस्था है दुनिया में, उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि भारत देश के मार्केट में 84,000 मेडिसिन बिक रहा है। 84,000 मेडिसिन बाजार में है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारतीय नागरिकों को सिर्फ 350 मेडिसिन की जरूरत है और 84,000 बिक रहा है। जरूरत है 350 मेडिसिन का, बिक रहा है 84,000। आप बोलेंगे कैसे बिक रहा है? वो डॉक्टर का कमीशन का जो लालच है, उसमें डॉक्टर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर आपको है, आप उससे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखो, तो ब्लड प्रेशर का वो 10-12 टैबलेट लिखता है। उसमें से एक टैबलेट आपको काम आने वाला है, बाकी सब वो कमीशन के लिए लिखता है। डॉक्टर को कमीशन चाहिए, बिना कमीशन के कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता इस देश में। हम सोचते हैं चिकित्सक या डॉक्टर बहुत बड़ा देवता है, भगवान है, वो बिजनेसमैन और क्रूकेड बिजनेसमैन, खतरनाक,
क्रूर बिजनेसमैन है, कठोर। आपका बीमारी में से जो पैसे निकालेगा उस बिजनेसमैन को क्या कहेंगे? अभी डॉक्टर में दया, प्रेम, करुणा, सेवा ये सब खत्म हो चुका है। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा पैसा। और कैसे लूटेगा आपको? एक दो उदाहरण देता हूं। आपको सपोज कुछ बीमारी हुआ, सीधे आईसीयू में डाल देगा, इंटेंसिव केयर में। और जैसे ही आप आईसीयू में गया, अभी तो जिंदगी आपका खत्म हो गया। आईसीयू में डालेगा, डेली का आईसीयू का चार्जेस जो है ना 5 स्टार होटल के बिल से भी ज्यादा होता है। 700 रुपीज डे, 700 रुपए एक दिन, 800 रुपए, 1000 रुपए। और कब तक रखना है आईसीयू में ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, डॉक्टर डिसाइड करेंगे। फिर आईसीयू में डालने के बाद एक बहुत बड़ा घोटाला होता है कि वो पेशेंट को देखने नहीं देता। वो कहना दूर रहना, जाना नहीं वहां पर, दूर रहना। क्यों? आप नजदीक रहेंगे तो माहिती हो जाएगा क्या मेडिसिन दिया, क्या नहीं दिया, कितना इंजेक्शन दिया, कितना नहीं दिया। वो आपको बोलेगा दूर रहना। फिर आपको बिल देता जाएगा, देखो सुबह 3 इंजेक्शन में लगाया। आप पूछो डॉक्टर 3 इंजेक्शन लगाया, उसका तो कुछ बॉटल होगा खाली इंजेक्शन का, वो जरा दिखा दो। वो नहीं देगा कभी भी, क्योंकि इंजेक्शन लगाया ही नहीं, पैसे लेगा आपसे इंजेक्शन। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति तब होता है जब आईसीयू में पेशेंट मरने की स्थिति में आया तो उसको वेंटिलेटर पर रख देगा। मरने भी नहीं देता आसानी से, वेंटिलेटर पर रखेगा उसको और वेंटिलेटर का मशीन चलाएगा। आपको लगेगा पेशेंट जिंदा है, वो पेशेंट जिंदा है, मशीन चल रहा है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर, बिल बन गया 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। फिर बोलेगा पेशेंट मर गया, अभी इसको लेके जाए। लेकिन पेशेंट का डेड बॉडी तब तक नहीं देगा जब तक तुम उसका पेमेंट नहीं कर। मुझे बहुत दुख होता है। मैं अभी बोलता हूं डॉक्टर कसाई है, यमराज का भाई। कभी कभी मुझे लगता है यमराज डॉक्टर से जास्ती अच्छा है। यमराज सिर्फ जान लेता है, डॉक्टर पैसे भी लेगा, जान भी लेगा, दोनों निकालेगा। मुझे कोई पूछता है राजीव दीक्षित तुम्हारे दिल का बात कहो, तो मैं सबको हाथ जोड़कर मेरे दिल का बात कहता हूं, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, उससे जास्ती डॉक्टर खतरनाक। और ये डॉक्टर क्या बोलते हैं? वो कहते हैं हमने एमबीबीएस एमडी किया, 20 लाख रुपए खर्च किया, 30 लाख रुपए खर्च किया, 40 लाख खर्च किया, अभी हमको तो लूटने का लाइसेंस मिला, तो हमको लूटने वाला है। ऐसा विशियस सर्किल हमारे देश। अभी क्या करना? 77 कोटि नागरिक तो बीमार हैं, वो तो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर वैसे ही बहुत कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है, मेडिसिन बहुत कॉस्टली है, और जो मेडिसिन आप खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है एलोपैथी का, उसका नाम डीन ओर्निश, अमेरिका में है। मेरा उसका थोड़ा दोस्ती है, मैं उसको ईमेल करता हूं। एक बार मैं डॉक्टर डीन ओर्निश को पूछा कि एलोपैथी चिकित्सा में कौन सा ऐसा डिसीज है जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन किया उसने, तो वो बोलता है डीन ओर्निश, एक भी डिसीज का ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं हो सकता। मैं बोला फिर तुम करते क्या हो? वो बोलता है हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हम मैनेजमेंट करते हैं। हम डिजीज को मैनेज करते हैं, ट्रीट नहीं करते, मैनेज करते हैं। तो अभी डॉक्टर में ये मैनेज है, और वो सारा मैनेजमेंट आपके पैसे पे होता है, डॉक्टर के पैसे पे नहीं होता है। फिर मैं उसको बोला आप लोग मैनेजमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? वो कहता है कि एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी डिसीज के लिए मेडिसिन बना नहीं अभी तक।
फिर मैं उनको पूछता हूँ 84,000 जो मेडिसिन बिकता है वो क्या है? वो कहता है ये सभी पॉइजन है, मेडिसिन नहीं है, इनका सभी का साइड इफेक्ट है, एक भी मेडिसिन इसमें नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैं डीन ऑर्निश को पूछा कि दुनिया के लोगों को चिकित्सा देना है तो क्या करना चाहिए? वो बोलता है सभी को आयुर्वेद सिखाना चाहिए, योग सिखाना चाहिए, प्राणायाम सिखाना चाहिए। मैं पूछा क्यों? तो उसने कहा ट्रीटमेंट तो आयुर्वेद में ही होता है, योग और प्राणायाम में होता है, एलोपैथी में तो मैनेजमेंट होता है डिसीज का, ट्रीटमेंट नहीं होता। और डीन ऑर्निश जो है ना कार्डियक है, कार्डियक सर्जन है। कार्डियक सर्जन आप समझते, हार्ट अटैक आने के बाद ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, वो बोलता है कि मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है मैं उसको बोलता हूं प्राणायाम करो, योग करो। डीन ऑर्निश अमेरिका में बैठ के बोलता प्राणायाम करो, योग करो। मैं बोलता हूं तुमको प्राणायाम कैसे आता है? उसने कहा मुझे नहीं आता। मैं बोलता हूं आस्था चैनल ऑन करो, बाबा रामदेव को देखो प्राणायाम से। वो मुझे कहता है कि मैं अमेरिका में बाबा रामदेव का सबसे ज्यादा प्रचार करता हूं, सभी को बोलता आस्था चैनल देखो, प्राणायाम करो। और फिर क्या करते हैं? फिर वो कहता है मैं सबको बोलता हूं दूधी का रस पियो, दूधी भोग का उसका रस पियो। तो क्या होता है? वो कहता प्राणायाम करेगा, दूधी भोगले का रस पिएगा, ब्लॉकेज पूरा क्लियर हो जाता है, उसको दूसरा ट्रीटमेंट का गरज ही नहीं। फिर मैं बोला इसमें तो बिजनेस नहीं हो सकता। उसने कहा हाँ ये तो प्रॉब्लम है, इसमें बिजनेस नहीं। तो भारत का जो चिकित्सा पद्धति है प्राणायाम, योग और आयुर्वेद, इसी में ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट और कहीं नहीं है दुनिया। लेकिन दुर्भाग्य अपने देश का क्या है कि जो चिकित्सा पद्धति में ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, उसका प्रचार नहीं है पूरे भारत में, उसके बारे में किसी को माहिती नहीं है। और चूंकि प्रचार नहीं है, माहिती नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए भारत स्वाभिमान की तरफ से हमने ये अभियान शुरू किया कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का प्रचार गांव-गांव होना, गली-गली होना, नगर-नगर होना, एक-एक घर में जाके लोगों को ये माहिती देना, तभी लोग अपने स्वास्थ्य को, अपनी चिकित्सा को खुद कर सकेंगे और बीमारियों से बच सकेंगे। हमारे भारत में बीमारियों को मैनेज करने का जो डॉक्टर खर्चा लेते हैं ना एक साल में, जो वो मैनेजमेंट करते हैं डिसीज का, वो खर्चा 7 लाख कोटि रुपए है। इतना खर्च हम करते हैं हर साल। और 7 लाख कोटि रुपए समाज का खर्च होने के बाद भी डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट। तो हम लोग सोचते हैं कि भारत के लोगों का 7 लाख कोटि रुपए का खर्च बचाना है, उनको योग और प्राणायाम सिखाना है, उनको आयुर्वेद का माहिती देना है। तो योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का माहिती अगर किसी को भी होगा तो वो अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकता है, क्योंकि योग प्राणायाम ट्रीटमेंट करने का सबसे पुराना पद्धति है भारत में, लाखों वर्ष पुराना पद्धति है। योग प्राणायाम का आविष्कार हुआ इस देश में महर्षि पतंजलि के द्वारा। महर्षि पतंजलि ने जब इस पद्धति का आविष्कार किया तब उन्होंने ये बात कहा कि किसी भी व्यक्ति को जीवन भर स्वस्थ रहना है तो सबसे अच्छा पद्धति है योग और प्राणायाम। स्वस्थ रहना है माने डिसीज फ्री रहना, तो आप योग प्राणायाम करिए। महर्षि पतंजलि ने व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम सिखाया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इसमें रिसर्च किया और उन्होंने जो रिसर्च किया वो ये प्रूव करने के लिए कि योग और प्राणायाम आपको डिसीज फ्री ही नहीं बनाता है, आपके बॉडी में जो डिसीज है उनका भी ट्रीटमेंट करा सकता है। ये स्वामी रामदेव जी ने किया लास्ट 10-15 ईयर्स। और तभी जाकर ये पता चला कि योग प्राणायाम किसी भी व्यक्ति को निरोगी बनाता है और रोग यदि शरीर में है तो उसको समाप्त कराता है। और हमने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला डायबिटीज नाम का जो रोग है,
जो कभी भी ठीक नहीं होता एलोपैथी में, वो योग प्राणायाम से 2-3 महीने में ही ठीक हो जाता है। हमारे पास ऐसे लाखों मरीजों के रिकॉर्ड्स हैं हरिद्वार पतंजलि योग पीठ में, जिनको डायबिटीज 40 साल से था। 40 साल से वो इंसुलिन लेते थे, इंसुलिन डिपेंडेंट उनका लाइफ हो गया था, और उन्होंने योग प्राणायाम शुरू किया। 2 से 3 महीने में सभी का इंसुलिन बंद हो गया और अभी लाइफ उनका एकदम नॉर्मल है। अब वो एक दिन में 200 ग्राम भी मिठाई खाता है तो शुगर लेवल नहीं बढ़ता उनका। ऐसा चमत्कार योग प्राणायाम में होता है। लाखों ऐसे मरीज हैं जो हाइपर टेंशन में थे और उन्होंने योग शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया, और 8-10 दिन में ही उनका सारा मेडिसिन बंद हो गया हाइपर टेंशन का। हमारे सभी तरह के डिसीज का ट्रीटमेंट योग प्राणायाम कर सकता है। अभी तो हमने देखा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों का ट्रीटमेंट योग प्राणायाम से होता है। आप अगर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे एलोपैथी में तो 8-9 महीने लगता है, लेकिन योग प्राणायाम से ट्यूबरकुलोसिस 3 महीने में कंप्लीट क्योर होता है। आपको माइग्रेन है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, आप सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे तो 6-7 दिन में माइग्रेन ठीक हो जाए। आपको ब्रेन ट्यूमर है, आप अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम एक क्रिया है प्राणायाम की, और भस्त्रिका करें, आपका ब्रेन ट्यूमर डिसॉल्व हो जाता है। किसी ताई को, किसी आई को यूट्रस में ट्यूमर है, वो ट्यूमर डिसॉल्व हो जाता है कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों एक साथ करने। आपको गाउट है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोरिमेटिड, कुछ भी, आप कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों को साइमल्टेनियसली करें, ये गाउट और अर्थराइटिस क्योर हो जाता है। हमने देखा योग प्राणायाम से 148 डिसीज कंप्लीट क्योर होता है, इंक्लूडिंग कैंसर। जिस कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में, वो योग प्राणायाम से अभी ठीक हो रहा है। ब्लड कैंसर सबसे आसानी से ठीक होता है। ऑसियोफेगस माने आहार नली कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है। रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है। योग शिक्षक गांव-गांव जाकर वो पूरा निःशुल्क सिखाते हैं, किसी से पैसा भी फीस नहीं लेते, तो ये निःशुल्क है। दूसरा, साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा, इसका कुछ भी एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, कुछ भी एक्सपायरी डेट नहीं। और चौथा, भारत देश का करोड़पति या रोडपति दोनों कर सकता है, और इसको करने के लिए जास्ती स्पेस नहीं लगता। मैं जितना स्पेस में बैठा हूं इतने स्पेस में हो जाता है। 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 4 वर्ग फीट स्पेस में सभी प्राणायाम हो जाता है। कितना सरल। करोड़पति, रोडपति सब कर सकते हैं, अमीर गरीब सब कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कर सकते हैं, जैन पारसी बौद्ध सभी कर सकते हैं, अमेरिकन हो, इंडियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो, कोई भी कर सकता है। इसकी बाउंड्रीज नहीं, सीमाएं नहीं, असीम है, निस्सीम, और इतना सिंपल है कि आप 2 घंटे में सीख सकते हैं। एक दिन आप हमारे क्लास में आइए, 2 घंटे में आप पूरा प्राणायाम सीख लेंगे, और सीखने के बाद आप किसी को भी सिखा सकते हैं। आप अपना डिसीज दूर कर सकते हैं, दूसरे का भी डिसीज हमेशा के लिए दूर करा सकते हैं। इतना परफेक्ट साइंस है। आप जो है ना हीलर हो सकते हैं, अपने को ठीक किया, दूसरे को ठीक कर दिया। और हमारे देश में ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति स्वयं स्वस्थ होता है और दूसरों को स्वस्थ करने के काम में लगता है, उस व्यक्ति को 100% मोक्ष हो जाता है। हमारे जीवन में ये कहा जाता है कि अंतिम उद्देश्य क्या? तो भारतीय जीवन दर्शन में अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष प्राप्ति किसको होती है?
व्यक्ति खुद को स्वस्थ बनाए और दूसरों को स्वस्थ बनाने का काम करे, वो सभी लोगों को मोक्ष मिलता है। तो मैं चाहता हूं मैं मोक्ष में जाऊं, आप भी जाओ। कैसे? आप पहले अपनी बीमारी ठीक करो योग प्राणायाम से, फिर दूसरों को सिखा दो, उनकी बीमारी ठीक करा दो, आप सभी को मोक्ष मिल जाए। मुझे तो मोक्ष में जाना है, स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग का सीट चाहिए मुझे, इसीलिए मैं फोंडा आया। फोंडा में मेरे स्वार्थ के लिए आया, आपके लिए नहीं आया। मेरा स्वार्थ क्या है? मैं स्वयं स्वस्थ हो गया योग करके, प्राणायाम करके, अभी मुझे कोई डिसीज नहीं। मैं चाहता हूं आप भी स्वस्थ हो जाएं योग प्राणायाम करके, तो मेरा मोक्ष का सीट पक्का हो जाए। मुझे लोकसभा का सीट नहीं चाहिए, राज्यसभा का भी नहीं चाहिए, मोक्ष का चाहिए। और जब मेरा सीट पक्का हो जाएगा, फिर आपका भी पक्का हो जाएगा। आपका बीमारी खत्म हुआ, आप दूसरे को सिखाना, आपका मोक्ष हो जाएगा। हम सब मोक्ष में इकट्ठे हो जाएंगे फिर। और सुना है कि वहां स्वर्ग में कुछ काम नहीं रहता, सुबह खाली, शाम खाली, दोपहर को खाली, तो वहां भी योग प्राणायाम का ही क्लास लगाएंगे और इंद्र भगवान को सिखाएंगे। ये उद्देश्य है भारत स्वाभिमान। इस उद्देश्य में एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है कि हमारी जो योग कक्षाएं चलती हैं, फोंडा में भी चलती हैं, सब जगह चलती हैं। गोवा में हमारी हर दिन 150 योग कक्षाएं चलती हैं। किसी भी कक्षा में आप ज्वाइन कर लीजिए और आप सीख लीजिए, बहुत फायदा आपको होने वाला है। ये लाखों रुपए जो डॉक्टर के चक्कर में आप खराब कर रहे हैं, ये सारा पैसा आपका बचेगा और वो पैसा आप चाहें वहां खर्च कर दीजिए। हमारा टारगेट है 7 लाख कोटि रुपए देश की बचत कराना। आपको मालूम है अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल, पैसे कमाना और पैसे बचाना दोनों बराबर। आप किसी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन से, जरूरत है इसको बोलते। आप किसी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन करके, वो एक काम है। लेकिन उसी अर्थव्यवस्था में अगर आप बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, वो उससे भी बड़ा काम। हमारे देश की सेविंग्स को 7 लाख कोटि रुपए अगर हम बढ़ा सकें तो भारत को सोने की चिड़िया हो सकता है सारी दुनिया। एक वर्ष में 7 लाख कोटि, 2 वर्ष में 14 लाख कोटि, 3 वर्ष में 21 लाख कोटि, 5 वर्ष में जो धन इकट्ठा होगा 35 लाख कोटि, वो इतना धन है कि उससे सोना खरीदें तो भारत के एक एक गांव का सड़क सोने से बनाया जा सकता है। इतना धन हम बचा सकते हैं देश में। और एक ही वर्ष का 7 लाख कोटि रुपए बचा लेना तो गोवा राज्य का एक एक गांव का सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सकते। एक वर्ष में इतना पैसा बचा, तो क्यों ना बचाएं हमारा पैसा और क्यों ना लोगों को मदद करें। इसलिए हम ये योग प्राणायाम का अभियान चला रहे हैं। और भारत में एक परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई रोग और बीमारी ना हो। ये हमारी महान परंपरा को हम फिर से स्थापित करने का काम कर रहे हैं। भारत स्वाभिमान इसी के लिए। आपसे मुझे एक छोटी बात और करनी है कि आप योग प्राणायाम सीखें, बीमारी खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा आयुर्वेद का कुछ नॉलेज ले लें, आपके लाइफ में बहुत काम आए। आयुर्वेद सारी दुनिया में एक ऐसा पद्धति है जो ये कहती है कि बीमार नहीं होना, हमेशा स्वस्थ रहना, बीमार नहीं पड़ना। दुनिया की जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है वो ये कहती है पहले बीमार होना, फिर हमारे पास आना, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। आयुर्वेद कहता बीमार ही नहीं होना, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। तो आयुर्वेद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं बीमार नहीं होने के लिए, निरोगी रहने के लिए। उनमें से 3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। 3 प्रिंसिपल्स नहीं, सॉरी 4। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे प्रिंसिपल है। आप इनको फॉलो करेंगे, लाइफ में कभी डिसीज नहीं आएगा।
योग प्राणायाम तो है, उसके साथ आयुर्वेद बोनस में। और ये प्रिंसिपल्स जो है आयुर्वेद के, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, एक महान बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य ने बनाए प्रिंसिपल हैं, उनका नाम है महर्षि भागवत। आपने आयुर्वेद में एक महान ऋषि का नाम सुना होगा, महर्षि चरक। एक नाम सुना होगा महर्षि शुश्रुत। उन्हीं के समानांतर एक व्यक्ति थे, महर्षि भागवत। उन्होंने आयुर्वेद का सबसे बढ़िया सबसे सुंदर ग्रंथ लिखा, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक दूसरा ग्रंथ है अष्टांग संग्रहम। ये दोनों ग्रंथ मराठी में मिलते हैं, कभी मौका मिले तो खरीद लीजिए, पढ़िए, बहुत काम के ग्रंथ हैं। अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम में 7000 सूत्र हैं निरोगी होने का, रोग मुक्त होने का। वो 7000 सूत्रों को मैंने पढ़ा, बाद में मुझे लगा कि किसी भी व्यक्ति को 7000 सूत्र याद रखना बहुत मुश्किल है, इसको कम करना चाहिए। तो मैंने 7000 सूत्रों को सेलेक्ट किया, 1000 किया, फिर मुझे लगा वो भी ज्यादा है, फिर 500 सेलेक्ट किया, फिर 50 किया, फिर 20 किया, उसमें से 4 बता। सबसे महत्व के सूत्र हैं आयुर्वेद चिकित्सा के। बीमार नहीं पड़ना, जीवन भर निरोगी रहना, इसके लिए वो सूत्र है। क्या सूत्र है? आयुर्वेद चिकित्सा में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बीमार कब होता है, जब उसका वात, पित्त और कफ असंतुलित होता है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर बिगड़ गया तो बीमारी आती है। वात अगर बिगड़ता है तो 80 से ज्यादा बीमारियां आती हैं, 80 रोग आते हैं वात के बिगड़ने से। क्या रोग आते हैं? घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जॉइंट्स में पेन होना, हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट होना, ब्रेन हेमरेज होना, पैरालिसिस होना, ये सब वात के बिगड़ने के रोग हैं। 80 रोग आते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं कि पित्त अगर बिगड़ता है किसी व्यक्ति का तो उसको 40 रोग आते हैं। एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, बाद में कैंसर भी हो सकता है। ये पित्त के बिगड़ने के रोग हैं। और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में कहा गया कि कफ जब बिगड़ता है तो 20 रोग आते हैं। सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, सिर दर्द होना, गले में दर्द होना, टॉन्सिलाइटिस होना, ऐसे आपको 20 रोग आते हैं। कफ के बिगड़ने का सबसे खतरनाक रोग है मोटापा बढ़ना, लठपन, वजन ज्यादा होना, ओबेसिटी। ये कफ के बिगड़ने का रोग है। तो कफ, पित्त और वात तीनों को ना बिगड़ने दें, जीवन भर हम सुखी रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं। आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? वात, पित्त, कफ को सुंदर रखना, सुंदर के साथ व्यवस्थित रखना, बैलेंस रखना, इसके लिए छोटे छोटे कुछ काम करिए। एक काम, पहला काम क्या करें? खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, ये पहला नियम है। भोजनांते विषम वारी, भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन के अंत में, विषम माने विष के जैसा, वारी माने पानी। भोजन के अंत में अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप जहर पी रहे हैं, ये आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र कहता है। माने भोजन के अंत में पानी मत पीजिए। क्यों नहीं पीना? कारण उसका यह है कि जब आप भोजन करते हैं तो सारा भोजन हमारे पेट में इकट्ठा होता है, स्टमक में। पेट में एक स्थान होता है, उसको कहते हैं जठर। संस्कृत शब्द है जठर, मराठी में भी है जठर। जठर नाम का एक स्थान होता है, ऐसा छोटा सा, वो सारा भोजन जठर में आता है। फिर जठर में अग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि, उसको कहते हैं जठर अग्नि, जठराग्नि। तो आपने खाना खाया, सारा खाना जठर में आया, उसमें अग्नि प्रदीप्त हुई, वो अग्नि भोजन को पचाती है। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं जठर में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अब अग्नि भोजन को जब पचाती है, डाइजेस्ट कराती है, उसी समय आप घटाघट पानी पी लेते हैं और खूब
ठंडा पानी, चिल्ड वाटर पी लेते। परिणाम होता है अग्नि शांत हो जाती है। अग्नि अगर शांत हो जाएगी तो भोजन पचेगा नहीं, फिर भोजन सड़ेगा और सड़ा हुआ भोजन विष उत्पन्न करेगा और उस विष में से 103 रोग पैदा होंगे और जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया भोजन के अंत में पानी नहीं पीना। आप बोलेंगे फिर पानी कब पीना? 1.5 घंटे बाद पीना। 10 बजे खाना खाया, भोजन किया, 11:30 पे पानी पीना। 11 बजे किया तो 12:30 पे। क्यों? ये जो अग्नि बनती है जठर में, ये 1 घंटे 30 मिनट रहती है, फिर उसके बाद शांत हो जाती है। तो जब अग्नि शांत हो उस समय पानी पीना अच्छा होता है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, भोजन के पूर्व पानी पिए क्या पहले पिए? तो आयुर्वेद में कहा गया 48 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। 10 बजे भोजन करना है, 9:12 पे पानी पी सकते हैं, कितना भी पी सकते हैं। बाद में पीना है तो 1.5 घंटे में। ठीक है। अब आपके मन में और एक प्रश्न आ सकता है, भोजन के मध्य में पानी पी सकते हैं क्या? मध्य में पानी तब पी सकते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट से मतलब भोजन करते करते आपको खांसी आ गई, खोखला, अभी भोजन गले में फंस गया तो पानी पीना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। भोजन करते समय छींक आ गया, अभी भोजन आपका फंस गया, थोड़ा पानी पीना, जाते नहीं, थोड़ा, 1 घूंट 2 घूंट बस। भोजन के अंत में 1.5 घंटे पर पानी पिए, भोजन के पूर्व में 48 मिनट पे पानी पिए, भोजन के मध्य में थोड़ा पानी पी सकते हैं जब कोई जरूरत पड़े। और आखिरी बात कि भोजन के अंत में कुछ और पीना, पानी नहीं। आयुर्वेद में कहा गया भोजन के अंत में पीना हो तो ताक पीना, ताक, मज्जिगे, तक्रम, ताक, मज्जिगे, छाछ, लस्सी, ये पीना। और दूसरी कोई चीज पी सकते हैं भोजन के अंत में तो जूस पीना, जूस, कोकम का जूस पी सकते हैं, बहुत अच्छा, गोवा में मिलता है। मौसमी का जूस पी सकते हैं, संतरे का जूस पी सकते हैं, आम का जूस पी सकते हैं, द्राक्ष का जूस पी सकते हैं, टमाटर का जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, पालक का जूस पी सकते हैं, कोई भी जूस पीना। और भोजन के अंत में दूध पी सकते हैं, दूध, मिल्क। लेकिन इसका एक नियम बनाया आयुर्वेद ने कि रात्रि को भोजन करें, डिनर, तो हमेशा उसके बाद दूध पीना। दोपहर को भोजन करें अर्थात लंच, तो हमेशा मज्जिगे, ताक, छाछ आदि आदि पीना। और सुबह जब भोजन करें ब्रेकफास्ट, तो हमेशा जूस पीना। सुबह भोजन के बाद जूस, दोपहर भोजन के बाद मज्जिगे और ताक, रात्रि भोजन के बाद दूध। जो व्यक्ति ये 3 बातों को फॉलो कर सकता है, जिंदगी भर निरोगी रहेगा, रोग ही नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात है, आप सोचो। थोड़ा सा हमको ज्ञान मिला तो हम लाइफ लॉन्ग डिसीज फ्री रह सकते। कितनी अच्छी बात है। मैं इस नियम का पालन पिछले 20 साल से करता हूं और अभी तक मैं बीमार नहीं पड़ा, कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक में एडमिट नहीं हुआ। बल्कि जो एडमिट होते हैं मैं उनको भगा के लाता हूं, चलो अपने घर। ये डॉक्टर का क्लिनिक रहने के लिए थोड़ी। और अपने परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी है ना, वो तो अपने विद्यार्थी जीवन से ये नियम फॉलो करते हैं। स्वामी जी गुरुकुल में अभ्यास किया है, आपको मालूम है, तो वो गुरुकुल जीवन से ये नियम पालन करते हैं और अभी तक बीमार नहीं है। हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं दिल्ली में, वो मुझे बार बार फोन करते हैं। वो कहते हैं राजीव भाई एक न्यूज हमको चाहिए। मैं पूछता हूं कौन सा न्यूज चाहिए? वो कहते हैं बाबा कब बीमार पड़ा, ये न्यूज चाहिए। मैं पूछता हूं इस न्यूज का क्या करने वाले हो? वो कहते हैं हम फ्रंट पेज पे छापने वाले हैं, बॉक्स लगा के। ये पत्रकारों का न्यूज ऐसा ही होता है, बाबा कब बीमार पड़ा। मैं बोला ये न्यूज आपको कभी नहीं मिलने वाला। हाँ, जीवन भर इंतजार करो।
क्योंकि बाबा बीमार पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो आयुर्वेद के नियम का पालन करते। आप भी करो, क्या प्रॉब्लम है? नियम तो सिंपल है ना, खाने के बाद पानी नहीं पीना, बस 1.5 घंटे बाद पीना, पहले पीना है तो 48 मिनट के, और खाने के तुरंत बाद पीना है तो ब्रेकफास्ट में जूस, लंच में मज्जिगे, ताक आदि आदि, डिनर में दूध। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे, वो ये कि मज्जिगे में तो पानी है, ताक में तो पानी है, दूध में भी पानी है, और जूस तो पानी ही पानी है, तो आयुर्वेद जूस पीने को बोलता है और पानी पीने को मना करता है। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ना? ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसको समझना चाहिए। ये जो पानी होता है ना, पानी, इसके अपने गुण होते हैं। पानी के गुण है, पानी रंगहीन है, पानी गंधहीन है, पानी स्वादहीन है, पानी शीतल है, पानी शामक है। अगर आप थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़े होंगे तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पानी की हैं। लेकिन पानी के ये सारे गुण तभी तक पानी में होते हैं जब तक पानी अकेला होता है। जब पानी किसी वस्तु में मिला दिया जाता है तो पानी के सारे गुण खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पानी को आपने दही में मिलाया, ताक बन गया, अब इसमें पानी के गुण समाप्त हो गए, दही वाले गुण आ गए सारे। पानी को आपने दूध में मिलाया तो अब पानी के गुण समाप्त हो गए, दूध वाले गुण उसमें आ गए। पानी को आपने जूस में मिलाया तो पानी के गुण समाप्त हो गए, अब उसमें फल के सारे गुण आ गए। इसलिए जूस पी सकते हैं, लस्सी, मज्जिगे, तक्रम आदि आदि पी सकते हैं, ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी 1.5 घंटे बाद पीना। क्लियर हुआ? ये एक नियम आयुर्वेद का, पालन कर सकते हैं, करेंगे ना? योग प्राणायाम तो करना हो तो बोला सके, इसको भी आप फॉलो करिए। अब दूसरा नियम है वो ये आयुर्वेद का कि पानी जब पीना हो तो सिप सिप करके पीना। जैसे गर्म चाय पीते हैं, कैसे पीते हैं? 1 सिप, 2 सिप, 3 सिप, ऐसे पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, घूंट घूंट पानी पीना, एक साथ गटागट पानी नहीं पीना। आप पूछेंगे क्यों? हमारे मुंह में लार बनती है, लार, अंग्रेजी में जिसको हम सलाइवा कहते हैं, सैलिवा कहते हैं, हिंदी में लार कहते हैं, शायद मराठी में भी लार कहते हैं, लार ही कहते हैं। मुंह में लार बनती है और ये 24 आवर्स बनती है, 24 तास। इसका प्रोडक्शन बंद नहीं होता, अद्भुत फैक्ट्री है, चलती ही रहती है, चलती है। ये जो लार बनती है मुंह में, ये लार को जब हमने केमिकली टेस्ट किया तो ये एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। और हमारा जो कोड है ना पेट, इसमें अम्ल बनता है, एसिड। तो पेट में एसिड है, मुंह में लार है, मानो क्षार है। अम्ल और क्षार दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया मुंह का लार बार बार पेट में जाएगा तो पेट के अम्ल को शांत कर देगा, इसलिए पानी घूट घूट पीना, सिप सिप करके पानी पीना। अभी मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं। मनुष्य को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी आयुर्वेद का पालन करते हैं। किसी पशु को देखो, गाय को देखो, मछली को देखो, वो खाना खाते समय कभी भी पानी नहीं पीते। गाय खाना खाती है, खूब पेट भर के खाना खाती है, खाना खाने के बाद बैठ जाती है, फिर मुंह चलाती है, जुगाली करती है और 2 तास निरंतर पानी पीती है। पक्षी को देखो, पक्षी सुबह सुबह दाना चुगते हैं, फिर उड़ जाते हैं, 2-3 घंटे बाद वापस आके फिर पानी पीते हैं। और सभी पशु पक्षियों को देखो, पानी सिप सिप करके पीते हैं। पक्षी को देखेंगे पानी पीते हुए, 1 ड्रॉप पानी का उठाता है, फिर ऐसे ऐसे मुंह चलाता है, फिर पीता है, फिर दूसरा ड्रॉप, फिर ऐसे ऐसे, फिर तीसरा ड्रॉप, 1 ड्रॉप पानी पीते हैं सभी पक्षी। कुत्ते को देखो, चाट चाट के पानी पीता है, शेर को देखो, चाट के पानी पीता है। सभी पशु पक्षी आयुर्वेद का पालन करते हैं। किसी भी पक्षी को मैंने ओवरवेट नहीं देखा, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं, और किसी पक्षी का पेट बाहर नहीं आता।
तो उन बाहर नहीं आते किसी। क्यों? आयुर्वेद के पक्के पालन करने वाले हैं वो लोग। आप भी करो, आप भी डिसीज फ्री हो जाओ। ये 2 नियम है